हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक स्टडी। आज बैंकिंग फाइनल अकाउंट का लेक्चर नंबर 6 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ बैंकिंग फाइनल अकाउंट। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करते हैं। देखो, बैंकिंग फाइनल अकाउंट पहले मैंने आपको बताया था, आपको शेड्यूल्स मालूम हो जाने चाहिए। शेड्यूल्स में टोटल कितने शेड्यूल्स है? 16, जिसमें बैलेंस शीट के 12 है, एक्चुअल में 11 और एक है तुम्हारा कंटीजेंट लायबिलिटीज। शेड्यूल एक बार रिवाइज करते हैं। पहला है शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, डिपॉजिट, बोरोइंग्स, अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस। असेट्स के अंदर कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई, बैलेंस विद बैंक, मनी एट कॉल, शॉर्ट नोटिस, इन्वेस्टमेंट, एडवांस, फिक्स एसेट, अदर एसेट एंड कंटीजेंट लायबिलिटी। एम आपका वर्किंग नोट बन जाता है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो इनकम और एक्सपेंस होता है। इनकम के दो शेड्यूल होते हैं, इंटरेस्ट अर्न एंड अदर इनकम। एक्सपेंसेस के इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, अदर एक्सपेंसेस। टेक्स्ट बुक में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के नाम से जाना जाता है, बट वन एंड द सेम। ओके, इनकम माइनस एक्सपेंस करोगे तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा, माइनस टैक्स करोगे आफ्टर टैक्स मिलेगा, एड ओपनिंग बैलेंस और फिर एप्रोप्रिएशंस। ठीक है, उतने ही सेम शेड्यूल यहाँ पे आप बना देते हो। होप इतना सबको याद है। ठीक है, अब फाइनल अकाउंट आज जो सम करने वाला हो, इसके अंदर इंपॉर्टेंट है रिबेट का कैलकुलेशन। बस अगर आपको ये समझता है तो आपका बैंकिंग फाइनल अकाउंट के एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाते हैं। डेज, नॉर्मली स्टूडेंट इधर ही कंफ्यूज होता है कि रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट में कितने डेज लेने के, कितने मंथ्स लेने के, कैसे कैलकुलेट करने के। आज का टारगेट वही है। वो हो गया तो आपका बैंकिंग का फाइनल अकाउंट का एडजस्टमेंट मोस्टली सब कवर हो गया। ठीक है, ये इतना ही है, और एक दो सम लेता हूं, बट है इतना ही बैंकिंग, तो दिल पे लेना नहीं। और खाली इतना है, शेड्यूल्स अच्छे से, पोस्टिंग अच्छे से करो, काम हो जाता है। ठीक है, लेंदी है बट कर सकते हो टॉपिक। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉलोइंग इज अ ट्रायल बैलेंस सबमिटेड बाय आर्स बैंक लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2018। डेबिट एंड क्रेडिट, मतलब ये पूरा डेबिट बैलेंस है और ये पूरा क्रेडिट बैलेंस है। जो डेबिट है वो डेबिट के शेड्यूल में ही जाएगा, और जो क्रेडिट है वो क्रेडिट के ही शेड्यूल में जाएगा। पहला क्या है जरा चेक कर लो। पहला है तुम्हारा ऑडिट फीस, बराबर है। ऑडिट फीस शेड्यूल नंबर 16। बैंक प्रीमाइसेस, असेट है, फिक्स असेट, फिक्स असेट मतलब 10। बिल डिस्काउंट डेबिट पे दिया है, मतलब लोन्स एंड एडवांस, लोन्स एंड एडवांस शेड्यूल नंबर 9। बैलेंस विथ अदर बैंक्स 7। कैश ऑन हैंड एंड बैलेंस विथ आरबीआई 6। क्या बात है। डायरेक्टर फीस 16 5। जनरल एक्सपेंसेस 16। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट 8। इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड प्रोविजन फॉर टैक्स में माइनस करते हो। अभी मैं खाली टैक्स लिख के छोड़ देता हूं, बाद में एक्सप्लेन करता हूं, शेड्यूल नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, आगे इंटरिम डिविडेंड पेड, इसे कहते हैं एप्रोप्रिएशन। डिविडेंड वगैरह एप्रोप्रिएशन होता है, तो इसे लिखा हमने एप्रोप्रिएशन। नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट्स एंड बोरोइंग, पेड किया, एक्सपेंडेड मतलब 15। स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स इन्वेस्टमेंट 8। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो आपका अदर इनकम होगा उसमें से माइनस फ्रॉम 14, बराबर है। फिर उसके बाद मनी एट कॉल, शॉर्ट नोटिस 7। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, खर्चा है 16। कंट्रीब्यूशन किया है, प्रोविडेंट फंड नहीं है। खाली प्रोविडेंट फंड होता तो रिजर्व्स एंड सरप्लस, बट ये तो डेबिट बैलेंस चल रहा है, रिजर्व एंड सरप्लस तो आ ही नहीं सकता है, तो ये कंट्रीब्यूशन है, मतलब खर्चा है, शेड्यूल नंबर 16। सैलरीज एंड अलाउंस 16। इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज 8। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 16। लोन कैश क्रेडिट 9। सब आपके डेबिट शेड्यूल से क्लियर हो गया। क्रेडिट साइड पे जाते हैं। शेयर कैपिटल, ब्रैकेट में इक्विटी शेयर कैपिटल शेड्यूल नंबर 1। ब्रोकरेज एंड कमीशन शेड्यूल नंबर 14। करंट अकाउंट, अब देखो करंट अकाउंट में दो टाइप होता है, डेबिट और क्रेडिट दोनों होता है। अगर डेबिट पे दिया है तो कैश एंड बैलेंस 7 वाले में जाएगा, और अगर ये आपको क्रेडिट साइड पे दिया है तो किधर जाएगा? डिपॉजिट के शेड्यूल में। वापस सुनो मैंने क्या कहा। करंट अकाउंट, करंट अकाउंट अगर डेबिट में दिया है तो शेड्यूल नंबर 7, और अगर इधर दिया है तो आपका शेड्यूल नंबर 3।
सेम मैंने ब्रांच एडजस्टमेंट के बारे में बताया, डेबिट में दिया तो अदर असेट, क्रेडिट पे दिया तो अदर लायबिलिटीज। ओके, तो यहाँ पे करंट अकाउंट दिया, ये कहां चले जाएगा, शेड्यूल नंबर 3 में जाएगा। कंटीजेंस अकाउंट, अब ट्रायल बैलेंस टैली है, कोई भी ऐसा अमाउंट नहीं था जिसे आपने इग्नोर किया है, तो इधर इग्नोर कर सकते हो क्या, नहीं। अब ये कंटीजेंट अकाउंट तो नॉर्मली सर कंटीजेंट तो कंटीजेंट के शेड्यूल में जाएगा, अगर मैं इसको गलती से कंटीजेंट के शेड्यूल में ले तो मेरा प्रॉब्लम टैली नहीं होएगा, दिमाग ओपन रखना है। तो भाई इसका कुछ तो करना पड़ेगा, क्या रहेगा, तो इसका मतलब ये कि जो तुम्हारा कंटीजेंट अकाउंट आने वाला है, मतलब जो खर्चा होने वाला है, उसके लिए पैसा जमा कर रखा है। मतलब अगर फ्यूचर में कोई भी कंटीजेंट अकाउंट आया, कुछ हो गया भाई, या अपने को अपन पे करना पड़े, तो उसके लिए पैसा जमा करना पड़ेगा। पैसा जमा करके रखना मतलब ये कहीं ना कहीं अपना रिजर्व्स है, और ये कहां जाएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेड्यूल नंबर 2। समझा। अगर सिचुएशन ऐसा होता कि भाई डेबिट में भी कंटीजेंट करके कुछ दिया है और सेम अमाउंट था, ऐसी सिचुएशन में आप इग्नोर कर सकते थे, क्यों कि वो कंटीजेंट का है, उसका रिजर्व है, उसका एक्सपेंस है, इग्नोर हो गया। बात समझा। लेकिन इस केस में वो इग्नोर होगा क्या, नहीं, जैसे कल के समय अपन ने किया था, आज क्यों नहीं किया, समझ में आया, चलिए ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, ये तो मेरा इनकम है, शेड्यूल नंबर 13। इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन, रिजर्व, रिजर्व्स एंड सरप्लस, प्रॉफिट ऑन सेल, अदर इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद आ जाएगा। बोरोइंग्स, तो बोरोइंग्स है, शेड्यूल नंबर 4 में जाएगा। सेविंग बैंक डिपॉजिट 3 में जाएगा। रिजर्व फंड, बोल दिया रिजर्व फंड, शेड्यूल नंबर 2 में जाएगा। आई होप मार्किंग सबको क्लियर है अच्छे से। चलिए ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है, सारा अमाउंट इन 1000 है, यहां पे भी अमाउंट इन 1000 ही था। अब देखते हैं क्या दिया है, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब है आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया, उस पर इंटरेस्ट जनरेट हुआ है, बट मिला है क्या, मिलने वाला है। अब मार्क किसको करेंगे, किसी को भी मार्क नहीं करने वाले, खाली एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट देने। दूसरा है बिल डिस्काउंट, भाई बिल डिस्काउंट के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो भाई बिल डिस्काउंट को मार्क कर दिया, एडजस्टमेंट, द बिल डिस्काउंटेड शैल मैच्योर ऑन 20th में इंक्लूडिंग 3 days ग्रेस, द रेट ऑफ डिस्काउंट इज 10%, तो हमने बिल डिस्काउंट को मार्क कर दिया। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर प्रीमाइसेस वर्थ ₹25,000 वाज परचेज, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट द रेट 5% पर एनम ऑन द ओपनिंग बैलेंस। एडजस्टमेंट प्रीमाइसेस के ऊपर है, भाई आप प्रीमाइसेस 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 किधर है, प्रीमाइसेस यहाँ पे स्टार मार्क कर दिया। और क्या है, आउट ऑफ द लोन्स एंड एडवांसेस 6,25,000 इज सिक्योर्ड, 2,50,000 इज आर्ग्यूमेंट, सॉरी आर्ग्यूमेंट ही दिया है, आर गारंटी, अच्छा एक साथ लिख दिया, आर गारंटीड बाय द डायरेक्टर। बिल फॉर कलेक्शन, सर बिल फॉर कलेक्शन क्या होता है, कंटीजेंट लायबिलिटी, मतलब ये कहीं ना कहीं एडवांस, लोन एंड एडवांस से रिलेटेड दिया हुआ इंफॉर्मेशन। 2 चीज के लिए मैंने किसी को मार्क नहीं किया है, बाकी जिसको समझ में आया उसको मार्किंग मैंने कर दिया। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करता हूं। पोस्टिंग, ऑडिट फीस कहां जाएगा, 16, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के शेड्यूल में जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस के शेड्यूल में आ गया, और 16 में लिख लेता हूं क्या है, ऑडिट फीस बराबर, ऑडिट फीस कितना है, 30,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, उसके बाद है बैंक प्रीमाइसेस, कितना दिया है, 15 लाख। बैंक प्रीमाइसेस असेट के शेड्यूल में जाएगा, फिक्स असेट के शेड्यूल में लिख रहा हूं बैंक प्रीमाइसेस। एड परचेज तो क्लोजिंग, सर ये क्या कर रहे हैं, जरा पढ़ना, एक एडजस्टमेंट था। ड्यूरिंग द ईयर प्रीमाइसेस वर्थ ₹25,000 वेर परचेज, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट द रेट 5% पर एनम ऑन ओपनिंग बैलेंस। मतलब अभी हमारा प्रीमाइसेस का वैल्यू कितना है, जरा चेक करो, प्रीमाइसेस का वैल्यू दिया है 15 लाख, और ये कभी ईयर एंड में, इसी साल मैंने 25,000 का एक प्रीमाइसेस खरीदा था। मतलब क्या है इसका, कि भाई मेरे पास आज 15 लाख का फर्नीचर है 31 को, लेकिन ये बना कैसे, तो इसी साल मैंने एक 25,000 का परचेज किया था। इसका मतलब पहले मेरे पास 14,75,000 का प्रीमाइसेस था,
25,000 इसमें ऐड हुआ तो जाके आज इसका कीमत कितना हुआ, मतलब मेरा ओपनिंग वैल्यू कितना था 14,75,000, एडिशन कितना किया मैंने इस पे 25, तो जाके फर्नीचर का कीमत कितना हो गया या प्रीमाइसेस का 15 लाख। इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा बैंक प्रीमाइसेस एड परचेज टू क्लोजिंग। तो बैंक प्रीमाइसेस मतलब ओपनिंग बैलेंस कितना है 14,75,000, परचेज कितने का किया 25,000, तो जाके आपका बैंक प्रीमाइसेस हो गया 15 लाख। पोस्टिंग तो 15 लाख ही करना था, समझ में आया। अब इसके ऊपर बाद में एडजस्टमेंट हम सॉल्व करेंगे। प्रेजेंटेशन क्लियर हुआ। ऐसा क्यों प्रेजेंट किया, बिकॉज एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग बैलेंस बोला है। अगर ये ओपनिंग बैलेंस नहीं बोलता तो मैं डायरेक्टली बैंक प्रीमाइसेस 15 लाख लिखता और उसी के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करता। समझा ये बात? चलिए ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है भाई, बिल डिस्काउंट कहां जाएगा, लोन्स एंड एडवांसेस में कितना है 18 लाख, बिल डिस्काउंट 18,25,000। इसे मैं डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख रहा हूं, एडजस्टमेंट है फिर भी, क्योंकि इधर करना कुछ नहीं है, अमाउंट इंपॉर्टेंट है बट करना इसमें कुछ नहीं है। डायरेक्टली बिल परचेज एंड डिस्काउंट मैंने लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, बैलेंस विथ अदर बैंक कितना है 80,000, किधर जाएगा 80 लाख, किधर जाएगा शेड्यूल नंबर 7 में, ओके। बैलेंस विथ अदर बैंक कितना है 80 lakhs। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, उसके बाद दिया है कैश ऑन हैंड एंड बैलेंस विथ आरबीआई, शेड्यूल नंबर 6 में आ जाएगा। कैश इन हैंड कितना है 27,50,000। एनी डाउट टिल हियर, पक्का समझ रहा है। मिताली आगे क्या दिया है, डायरेक्टर का फीस कहां जाएगा 16 में, डायरेक्टर फीस 1 लाख, ओके। डायरेक्टर फीस 1,37,500। आगे बढ़ते, जनरल एक्सपेंसेस कितना 67,500। जनरल एक्सपेंसेस शेड्यूल नंबर 16 में, जनरल एक्सपेंसेस 67,500। उसके बाद क्या है, इन्वेस्टमेंट में जाएगा 1,05,00,000। शेट्टी ध्यान दे बेटा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 1,05,00,000, ठीक है। अब आगे बढ़ते, उसके बाद इनकम टैक्स पे, ये अलग से लिख के छोड़ देता हूं, बाद में एक्सप्लेन करता हूं क्या करना है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस के शेड्यूल में इसके बाजू में लिख के रख रहा हूं मैं, टैक्स पेड 2,25,000, ठीक है। मैंने सिर्फ लिख के रखा है, इसका बाद में एक्सप्लेनेशन देता हूं क्या करना है इस टैक्स को, ओके। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, इंटरिम डिविडेंड किधर जाएगा, एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के शेड्यूल में आएगा। तो भाई ये हटा देता हूं यहां से, यहां पे इंटरिम डिविडेंड कितना है 87,500, ठीक है। पोस्टिंग कर रहे हो, डेबिट का डेबिट में ही लिखा है, समझ रहा है ना। चलिए ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट्स एंड बोरिंग, पे किया मतलब खर्चा है, 15 में जाएगा, कितना है 12,05,000। इंटरेस्ट 12,05,000, ठीक है ना शेट्टी। उसके बाद क्या आ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स कहां जाएगा, इन्वेस्टमेंट में, कितना है 20 लाख बाय स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स कितना है 20 लाख। उसके बाद क्या है, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 14 में माइनस हो जाएगा, कितना है 3,15,000। भाई लॉस प्रॉफिट एंड लॉस के शेड्यूल में जाएगा, किधर माइनस होगा, अदर इनकम में से माइनस होगा, अदर इनकम में से माइनस होगा। तो इनकम लिख रहा नहीं, इसे नीचे लिख देता हूं, लेस लॉस ऑन सेल्स। कितने का लॉस हुआ है 3,15,000, ब्रैकेट करके लिखता हूं, माइनस करना है।
अभी तो खाली पोस्टिंग है इसलिए एक एक इफेक्ट ही आ रहा है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, कहाँ जाएगा 7 में। चलिए मनी एट कॉल 17,50,000। शान उसके बाद क्या है, प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन है। खाली प्रोविडेंट फंड होता तो रिजर्व है सरप्लस, अभी कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब खर्चा है, कितना है 2,30,000। अदर एक्सपेंसेस के शेड्यूल में चले जाएगा। चलिए वेरी गुड, प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 2,30,000। उसके बाद क्या है, सैलरीज एंड अलाउंसेस, एक्सपेंस में जाएगा सैलरीज एंड अलाउंस 18,37,500। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज। इन्वेस्टमेंट ही होगा, कितना दिया इन्वेस्टमेंट 4,25,000। इन्वेस्टमेंट के शेड्यूल में आ जाएंगे। इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज कितना है 4,25,000। फिर उसके बाद क्या है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कहाँ जाएगा 16 में। चलिए ठीक है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है 1,40,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, लोन कैश क्रेडिट, कहाँ चले जाएगा लोन्स में, कितना है 95 लाख बाय कैश क्रेडिट लोन 95 लाख। अरे बात समझ में आ गया, पोस्टिंग क्लियर है। डेबिट साइड का पोस्टिंग हो गया, अब क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे सबसे पहला है कैपिटल, कितना है 37,50,000। शेड्यूल नंबर 1 में कहाँ लिखा जाएगा, कॉल्ड अप कैपिटल में, कितना है बाय 87 था ना 3750। ओके 37,50,000 37,50,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, ब्रोकरेज कमीशन, कहाँ जाएगा अदर इनकम में 12,35,000 ब्रोकरेज एंड कमीशन 12,35,000। प्रजापति क्लियर है। प्रजापति उसके बाद क्या है, करंट अकाउंट, कहाँ जाएगा डिपॉजिट्स में, कितना है 1,25,00,000 भाई डिपॉजिट में। कौन सा है वो, डिमांड डिपॉजिट 1,25,00,000। उसके बाद क्या है, कंटीजेंट अकाउंट मतलब रिजर्व है ये। ओके अब यहां पे रिजर्व एंड सरप्लस में पहले लिख देता हूं, कंटीजेंट 25 लाख। उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, इनकम है अपना 13 के अंदर, इंटरेस्ट यहां पे आ जाएगा, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट कितना है 42,50,000। वेरी गुड 42,50,000। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा, बराबर है। तो रिजर्व एंड सरप्लस में इन्वेस्टमेंट रिजर्व 5 लाख। फिर उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गोल्ड, अदर इनकम्स में जाएगा। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गोल्ड, भाई इधर आ जाता हूं, प्रॉफिट ऑन सेल्स कितना है 97,500 500 नहीं ना, भाई बुक में टेक्स्ट बुक में चेक कर लो ना, 8,97,500 है टेक्स्ट बुक के अंदर है। आपके टेक्स्ट इसमें नहीं रहेगा, नोट्स में अगर नहीं है तो करेक्शन है टेक्स्ट बुक 8,97,500। ठीक है, करेक्शन करके ले लेना। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, ये ओपनिंग बैलेंस है 6,25,000। तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस दिया है, कितना है 6,25,000। अरे समझा। नेक्स्ट ज्यादा उसके बाद क्या दिया है, बोरोइंग फ्रॉम अदर बैंक्स, बोरोइंग्स में चले जाएगा, बाय बोरोइंग्स में आ जाएगा, बोरोइंग्स 55 लाख। उसके बाद क्या है, सेविंग बैंक डिपॉजिट, डिपॉजिट में जाएगा
बराबर है डिपॉजिट्स में बाय सेविंग डिपॉजिट कितना है 88,75,000। उसके बाद क्या है रिजर्व फंड, रिजर्व में चले जाएगा 20 लाख। रिजर्व फंड कितना है 20 लाख। अब इस क्वेश्चन में स्टैट्यूटरी रिजर्व नहीं दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिया ही नहीं दिया तो भी ट्रांसफर तो करना ही रहता है। डन। पोस्टिंग बराबर से समझा है, ऐसा कोई भी पॉइंट जो नहीं समझा इसके अंदर ज्यादा, आप लोगों को सबको क्लियर है। अब आता हूं एडजस्टमेंट। जब भी आप एडजस्टमेंट सॉल्व करोगे कितना इफेक्ट देने का मास 2, एक डेबिट और एक क्रेडिट, मतलब एक डेबिट के शेड्यूल में जाएगा और एक क्रेडिट के साथ। अब पहला एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। पहला देखने का ये मिलने वाला है क्या देने का है, क्योंकि डिपॉजिट पे भी इंटरेस्ट होता है, इन्वेस्टमेंट में भी इंटरेस्ट होता है। मैंने मतलब बैंक ने कहीं पे इन्वेस्ट किया है, उस पे मास इंटरेस्ट अक्रू हुआ, अक्रू मतलब जनरेट हुआ है, बट वो अभी तक मिला नहीं है, मिलने वाला है। बराबर है, मैंने इन्वेस्टमेंट किया था उस पे इंटरेस्ट मिलने वाला है, मतलब मेरे लिए तो इनकम है नहीं, बट ये मिला है क्या, नहीं, मिलने वाला है। एनीथिंग रिसीव्ड इज माय असेट, विच असेट, अदर असेट, एक तो हो गया असेट, और ये मेरा इनकम है जो मुझे मिलने वाला है, तो इनकम के शेड्यूल में जाएगा। समझ में आया क्या, हाँ या नहीं। तो इसका दो इफेक्ट किधर जाएगा, एक तो इंटरेस्ट मिलने वाला है, मिलने वाला मतलब इंटरेस्ट का शेड्यूल है भाई, इंटरेस्ट यहाँ पे आ गया, इंटरेस्ट कितना है 18,750। ये कौन सा इफेक्ट हो गया, क्रेडिट। दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट, अदर असेट्स के अंदर इंटरेस्ट अक्रू कितना 18,750। एनी डाउट इन दिस एडजस्टमेंट। बिल डिस्काउंट को फुर्सत से करता हूं, आगे बढ़ता हूं। ड्यूरिंग द ईयर प्रीमाइसेस वर्थ ₹25,000 वेर परचेस, प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन कितना परसेंट, 5% ऑन द ओपनिंग बैलेंस। चलिए फिर डेप्रिसिएशन कर लेते कैलकुलेट। ओपनिंग बैलेंस कितना है 4,75,000, 4,75,000 पे कितना परसेंट, 5%, तो 14,75,000, इसके ऊपर 5% कैलकुलेट करो। डेप्रिसिएशन ऑन प्रीमाइसेस 73,750 बराबर है। अब असेट का वैल्यू कम करे तो नुकसान है, लॉस है, जो भी लॉस है अदर लॉस मतलब अदर एक्सपेंसेस में चले जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑन प्रीमाइसेस, प्रॉफिट एंड लॉस याद करो, ऐसा ही कुछ करते थे। 73,750 वही है ना, 73,750 करेक्ट। समझा एडजस्टमेंट, हाँ या नहीं, पक्का। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद क्या एडजस्टमेंट है चेक करते हैं। हो गया। प्रोविजन फॉर टैक्स लास्ट में सॉल्व होगा। आउट ऑफ लोन, अभी इसका मतलब क्या है जरा समझो। आउट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, आपका लोन एंड एडवांस का शेड्यूल देखना हो गया है भाई। लोन एंड एडवांस मेरे पास इतना पैसा है, अब मैं इसको इसलिए बड़ा बनाने बोलता हूं क्योंकि लोन्स एंड एडवांसेस आपने जो दिया है इसके अंदर आता है प्रेजेंटेशन वाला एडजस्टमेंट। हमेशा लोन एंड एडवांस में प्रेजेंटेशन का ही एडजस्टमेंट आएगा, क्या कि जो भी तुमने लोन लिया उसको प्रेजेंट करो। कैसे प्रेजेंट करो, तो आउट ऑफ लोन एंड एडवांसेस 6,25,000 सिक्योर्ड है, 2.5 लाख रुपया गारंटीड किया है, एंड बैलेंस कुछ नहीं बोला है, मतलब वो क्या है अनसिक्योर्ड है। तो हमारे पास टोटल कितने का एडवांस है 18,25,000 प्लस 95 लाख, टोटल करो कितना होता है 18,25,000 प्लस 95 लाख, 1 करोड़ 13,25,000। ये मेरा टोटल लोन्स एंड एडवांसेस है बराबर। जो मेरा इधर टोटल आएगा खत्म हो गया। अब मैंने तो जगह नहीं लिखा इसलिए मैं साइड पे लिख के दिखा रहा हूं भाई। आपका टोटल हो गया 1,13,25,000। मैंने इसका टोटल कर लिया, बट इसके नीचे ही अभी आपको लिखना पड़ेगा, इसके अंदर लिखना पड़ेगा सिक्योर्ड कितना है 6,50,000। फिर आज जो भी अमाउंट रहेगा, हाँ जो भी अमाउंट रहेगा, मेरे को अमाउंट इंपॉर्टेंट नहीं प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। 6,25,000 लिख दिया। फिर गारंटी कितना दिया है 2.5 लाख रुपया, बाकी बच गया अनसिक्योर्ड, जो आपका इसमें से बच जाएगा वो अनसिक्योर्ड, खाली इसका प्रेजेंटेशन आएगा और कुछ करने की जरूरत नहीं, अमाउंट वही रहने वाला है। तो यहाँ पे टोटल के नीचे का लाइन छोड़ना है, उसमें आपको सिक्योर्ड, गारंटी, अनसिक्योर्ड ऐसा प्रेजेंटेशन देना है।
समझा? ये एडजस्टमेंट नहीं, ये प्रेजेंटेशन है। ओके विद दिस? तो मतलब आपका लास्ट जो एडजस्टमेंट, हाँ हमने एडजस्टमेंट थोड़ी सॉल्व किया, मैंने वही अमाउंट का बाइफरकेशन दिखाया ना। 1,13,00,000 मेरे पास था, उसमें से सिक्योर्ड कितना है 6.5 लाख, गारंटी कितना है 2.5 लाख, और बाकी तो अनसिक्योर्ड का वैसा ही। मतलब मैंने अमाउंट का सिर्फ बाइफरकेशन किया है, तो इफेक्ट कैसे आएगा? समझाइए वरु। उसके बाद और कोई एडजस्टमेंट? ये तो कंटीजेंट है, मतलब अब सिर्फ एक एडजस्टमेंट बच, एक नहीं 2 एडजस्टमेंट बच गया है, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड बिल डिस्काउंट। इसको बहुत ज्यादा हाइप देने की जरूरत नहीं है बिल डिस्काउंट को, वेरी सिंपल। आपको डिस्काउंट कैलकुलेशन करने आता था 12th स्टैंडर्ड में, आपने किया है। बिल डिस्काउंट शाल मैच्योर्ड ऑन 20th May इंक्लूडिंग 3 days ऑफ ग्रेस, बोल दिया है। नहीं बोला रहता तो 3 दिन का ग्रेस देना पड़ता है कंपलसरी। जब भी आप बिल बनाते हो तो बाय डिफॉल्ट 3 दिन का ग्रेस पीरियड ऐड होता है ड्यू डेट के अंदर, बराबर है। हमारा साल कभी खत्म हो रहा है? मतलब ये डिस्काउंट 30 मार्च तक का था, 31 मार्च तक का था। अब उसने बोला जो बिल डिस्काउंट है वो कभी मैच्योर्ड होने वाला है? 20 तारीख को। और अच्छा मतलब नहीं मालूम है, समझा? अच्छा ठीक है, फिर कोई बात। एंड उसके बाद रिबेट ऑन डिस्काउंट कितना मिलने वाला है? मतलब 10% तो उसमें डूबने वाला है, ऐसा उसने बोल दिया है। रिबेट होने वाला है ना? अरे हाँ, तो अब टोटल अमाउंट देखो बिल डिस्काउंट का कितना है, 18,25,000 इंटू कितना परसेंट? 10% कैलकुलेट करेंगे। बेवकूफ लोग कैलकुलेटर चलाते हैं। कौन बोला? वो ज्यादा कर लिया, एडवांस हो गया, रुक जरा। 10% कैलकुलेट किया, हर्ष चाले नहीं करते अपन। 18,25,000 का 10% 1,82,500 आ गया। हर्ष दरवाजा बंद कर, बराबर है। तो कुछ लोग ने क्या किया, 18,25,000 माइनस 1,82,000 तो 16 लाख रुपया आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, सबर करो भाई, मैंने 10% कैलकुलेट किया। अभी कितने डेज के लिए वो तो बाकी है, मार्च तक का डिस्काउंट है ये। मैच्योर्ड कब होने वाला है? मई में। अप्रैल और मई, अप्रैल का कितना दिन? 30 दिन। मई का कितना दिन? 20 दिन, इंक्लूडिंग ग्रेस है। अगर ये इंक्लूडिंग ग्रेस नहीं होता तो 50 दिन हो गया प्लस 3 दिन, 53 डेज का कैलकुलेशन होता। बट इस केस में इंक्लूडिंग बोला है, मतलब 1,82,500 के ऊपर इंटू 50 डिवाइडेड बाई 365। समझ में आया? तो कितना रिबेट आने वाला है? 25,000 रिबेट है। बोला ना बेटा, इंक्लूडिंग 3 डेज। नहीं बोला रहता तो अप्रैल का 30, मई का 20 और 3 दिन ग्रेस, 53 डेज कैलकुलेट करता मैं। समझा? इधर बोल दिया है तो इसके लिए 50 डेज का कैलकुलेशन डन है। अब रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट कल के सब में ही पढ़ाया, आज भी पढ़ाया। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट डिस्काउंटेड इनकम में से माइनस होगा, और दूसरा अदर लायबिलिटी। तो जरा देखो कितना माइनस करने का है, 25,000। 18 लाख में से कुछ भी नहीं करना है, इसलिए मैंने उसको डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख रखा था। समझा? अभी उसके बाद सिर्फ रिबेट कैलकुलेट किया, और डिस्काउंटेड इनकम कहाँ है? यहाँ पे। तो डिस्काउंटिंग इनकम में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो लेस रिबेट कितना? 25,000। ये माइनस हुआ, और दूसरा इफेक्ट कहा जाएगा? अदर लायबिलिटीज। तो भाई अदर लायबिलिटीज का शेड्यूल कहाँ है? अदर लायबिलिटीज, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट कितना? 25,000। क्लियर हो गया? पक्का? 100%? चलिए ठीक है। अब एक चीज बच गया, प्रोविजन फॉर टैक्स। वो जब मैं इधर पहुंचूंगा टैक्स के पास यहाँ पे, तब ये भी और टैक्स भी एक्सप्लेन करूंगा। और कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। क्लोजिंग में सबसे पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज होगा, और फिर बैलेंस शीट क्लोज होगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज करने के लिए फटफट से जरा टोटल लेते जाना। एक जन इसका टोटल ले लो, एक जन इसका टोटल ले लो। हाँ नहीं नहीं, ये मैं कर लूंगा। 12,12,500। शेट्टी ये कर लो। 42 लाख 43,750। 42 लाख 43,750। 42 लाख 43,750। 43,750। पक्का?
यहाँ पे लिख रहा हूँ 42, ए सबर करना, 42 43 750। 25 लाख 16,250। इधर का लेना 18,70,500। 17,017 17,000। हर्ष पंचायत बंद करा। अदर इनकम का टोटल 18,17,500। दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल इनकम आ जाएगा, बराबर है। एक्सपेंसेस है 12,12,500। एक खाली मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 25,16,250। हाँ आप बोलो कितना? 250। और एक्सपेंसेस का टोटल 37,750। बराबर है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना? 23,500। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब इसके ऊपर टैक्स कितना बोला है? 40%। जरा 40% कैलकुलेट करो। 9 लाख। मुझे टोटल टैक्स कितना भरना है? 9,33,000। लेकिन क्वेश्चन में दिया था इनकम टैक्स पेड वर्ड बोला है, अगर ध्यान से वहां पे देखोगे तो इनकम टैक्स पेड कितना है? 2,25,000। बराबर। तो 9,33,000 टोटल पे करना था, जिसमें से 2,25,000 तो मैंने पे कर दिया है। तो टैक्स कितना भरने का? 7,08,000। तो मतलब प्रोविजन कितना करने का है? 7,08,000 का। अरे बात समझ में आ गया? पक्का समझा? तो अब बताओ मैं इधर टैक्स कितना लिखूंगा? 70 लाख। बोलो। इधर टैक्स कितना लिखूंगा मैं? 7,08,000 का 9,33,000। पक्का 7 लाख। थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा, ज्यादा मत सोचो। मेरे को 2,25,000 का पोस्टिंग करने का बाकी था, मैंने किया था क्या? वो तो पोस्टिंग करना है। प्लस इस साल का प्रोविजन कितना है? तो इसका 2 इफेक्ट देने का है। तो 7,08,000 प्रोविजन टैक्स ये तो भरना ही है। और कितना भर के रखा है? 2,25,000। मतलब यहाँ पे जब मैं टैक्स भरूंगा तो 9,33,000 लिखूंगा, बट इसका दूसरा इफेक्ट 9,33,000 नहीं आएगा। इसका दूसरा इफेक्ट 7,08,000 ही आएगा। समझा? हाँ। तो भाई इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? अदर लायबिलिटीज, प्रोविजन फॉर टैक्स। यहां पे प्रोविजन फॉर टैक्स 7,08,000। कंफ्यूज हो तो पूछ लो। कंफ्यूजेशन पक्का समझा? 2,25,000 का पोस्टिंग करने का था, डेबिट में करना ही था। तो अगर 2,25,000 का पोस्टिंग करना मतलब टैक्स है, तो टैक्स पेड, ये एक्सपेंसेस है ना, यहाँ पे प्रॉफिट में माइनस किया, प्रॉफिट क्रेडिट होता है, क्रेडिट में माइनस किया मतलब डेबिट इफेक्ट ही दिया यहाँ पे। तो 2,25,000 डेबिट और 7,08,000 भी डेबिट, और 7,08,000 का दूसरा इफेक्ट भी दे दिया। बात समझ में आया? तो टैक्स दिखाया 9,33,000 और उसका दूसरा इफेक्ट अपने दिखाया 7,08,000 का। समझा? पक्का समझा? चलिए ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल लेंगे। कितना है? 13,99,500। अब जो भी करंट ईयर का प्रॉफिट आया है, इसका 25% किधर ट्रांसफर करने का? किधर किधर किधर? कौन सी रिजर्व में? स्टैट्यूटरी रिजर्व। भाई 13,99,500 का 25% जरा कैलकुलेट करो। 3,49,875। इसका दूसरा इफेक्ट भी देना पड़ेगा। किधर चले जाएगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस में। स्टैट्यूटरी रिजर्व 3,49,875। अरे समझा?
पक्का? चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते। और कुछ है क्या यहाँ पे? नहीं। तो भाई इसका टोटल ले लेंगे, कितना आ रहा है? 13,99,500 प्लस ये बोल 20 लाख 24,500 बराबर है। अप्रोप्रिएशन में यही दो अप्रोप्रिएशन है, इंटरिम डिविडेंड और स्टैट्यूटरी रिजर्व, माइनस कर दो तो अपने को मिल जाएगा नेट प्रॉफिट 14,87,125। ये कहाँ जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस, तो प्रॉफिट एंड लॉस। समझा? 14,87,125। बात समझ में आ गया क्या? तो ये आप प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट कर चुके। अब हमको बैलेंस शीट की तरफ जाना है। बैलेंस शीट के अंदर अपने को सबसे पहला शेड्यूल क्लोज करना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग कर दिया मैंने उसको। इसका टोटल ले लेते हैं, कितना आएगा? 37,50,000। इसका टोटल ये तो मैंने कर लिया। इसका टोटल, ये भी टोटल मैंने कर लिया। 27,50,000। रॉन्ग है बेटा, ये 68,37,000। इधर शेड्यूल नंबर 5 7,33,000। 2 करोड़ 1,29,28,000। अभी सबर एक एक करके ना, यहाँ पे आ रहे 7 का किसने क्या है? इधर 1,29,25,000। ये किया हुआ टोटल है। इसका फिक्स एसेट का लेने का है 15 लाख में 73, ये माइनस करोगे 14,250,000। अरे वाह, वेरी गुड। हाँ शेट्टी, फोर्थ वाले का किया, तेरे पास रहा उसको शेयर का 37,50,000 बराबर। इधर 68,37,000। फिर 2 करोड़ 13,75,000। फिर 55 लाख 55 लाख। उसके बाद 7,33,000 और कुछ नहीं। चलिए इसका टोटल ले लो। 3 करोड़ 81,95,000। हर टाइम पास नहीं है तो मत बोल, अच्छे से टोटल करो फिर बोलो कंफ्यूजन में। वो देखते उन लोगों को भी ऐसा लगा क्या चल रहा है इधर। चल ठीक है, कोई नहीं। कैश एंड बैंक बैलेंस है कितना है? 27,50,000। 97,50,000। 50,000। चलो ठीक। फिर 25,000। फिर उसके बाद 1 करोड़ 13,25,000। फिर 14,26,250। 18,750। टोटल करो। 3 करोड़ 81,95,000। कंटीजेंट लायबिलिटीज में एक कंटीजेंट लायबिलिटीज क्वेश्चन में दिया था बिल फॉर कलेक्शन का अमाउंट 45,000। तो बिल फॉर कलेक्शन के शेड्यूल में 45,000 जाके आपको लिखना है। और कोई कंटीजेंट लायबिलिटीज है क्या? नहीं। समझ में आया? पक्का? अच्छे से। आज इतना ही करते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।